जयपुर के राजमहल में सुबह का दृश्य अद्भुत हो। सूरज की किरणें महल के संगमरमर के स्तंभों पर पड़ती है और पूरे महल में एक स्वर्णिम आभा फैल जाती है। यह महल सैकड़ों वर्षों से खड़ा है, जयपुर के इतिहास का प्रतीक और राजस्थान की संस्कृति और शाही परंपराओं का संरक्षक। महल के अंदर सोने और चांदी से जड़ी मूर्तियां, दीवारों पर की गई रंग बिरंगी चित्रकारी और भव्य झूमर महल की शोभा बढ़ाते हैं। यह महल किसी परिकथा की दुनिया से कम नहीं है और इसमें रहने वाली राजकुमारी तारा उस परिकथा की सबसे सुंदर पात्र है। तारा का जन्म एक ऐसे समय पर होता है जब उसकी माता रानी विक्रमादेवी और पिता महाराज जयवर्धन सिंह कई वर्षों से संतान सुख के लिए व्याकुल हैं। राजा रानी ने अपने राज्य की भलाई के लिए कई साधन किए, कई तंत्र मंत्र किए, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाया। राज्य की प्रजा भी उनकी संतान के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि एक राजकुमारी का जन्म राज्य के लिए शांति और खुशहाली का प्रतीक होता है। रानी विक्रमादेवी का मन अत्यंत उदास रहता है। वह अक्सर महल के बगीचों में अकेले घूमती हैं, जहां वह उन रंग बिरंगे फूलों की खुशबू में अपने दुख को भुलाने की कोशिश करती हैं। एक दिन बगीचे में बैठकर रोनी ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे एक संतान का सुख दो ताकि मैं अपने पति और अपने राज्य को गर्वित कर सकूं। रानी की प्रार्थनाएं गूंजती हैं और उसके बाद एक अद्भुत घटना घटित होती है। महल में एक दिन एक साधु जी आते हैं। साधु जी का चेहरा तेज से भरा हुआ है और उनकी आंखों में ज्ञान की चमक है। वह रानी के पास आकर कहते हैं, हे रानी, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारे घर एक राजकुमारी का जन्म होगा, लेकिन उसका जीवन भी कई चुनौतियों से भरा होगा। साधु की बातों को सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह साधु से और भी कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन साधु जी मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ महीने बाद रानी विक्रमादेवी एक राजकुमारी को जन्म देती हैं। महल में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। यह दिन महल और राज्य के लिए एक नया आरंभ होता है। लोग राजकुमारी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। रानी विक्रमादेवी और महाराज जयवर्धन सिंह ने अपनी बेटी का नाम तारा रखा, जिसका अर्थ होता है तारा या नक्षत्र। तारा का बचपन महल की इन्हीं भव्य दीवारों के भीतर बीतता है, पर उसका दिल महल के बाहर की दुनिया के लिए भी धड़कता है। वह अपने माता पिता की एकलौती संतान होती है और इस वजह से रानी विक्रमादेवी और महाराज जयवर्धन सिंह उसे अपने प्रेम और संरक्षण में रखते हैं। हालांकि वे उसे हर सुख देने की कोशिश करते हैं, पर तारा को इस बात का एहसास होता है कि उसके माता पिता का मन हमेशा उसकी भलाई और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। तारा जब छोटी होती है तो महल के बड़े बड़े बगीचों में खेलती है, जहां रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं और पक्षी मधुर ध्वनि में गाना गाते हैं। उसे बगीचे में खेलना बहुत पसंद है, लेकिन वह अपने माता पिता की चिंताओं से भली भांति परिचित होती है। इसीलिए वह कभी कभी अपने माता पिता की आंखों में अपने लिए चिंता का भाव देखकर मन ही मन सोचती है, क्या मैं एक अच्छे राजकुमारी बनूंगी? क्या मैं अपने राज्य का भला कर पाऊंगी? महल के वातावरण में शाही ठाठ बाट और ऐश्वर्य छाया रहता है। दरबार में राज्य के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, जिसमें तारा के पिता महाराज जयवर्धन सिंह न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। दीवारों पर की गई चित्रकारी राजस्थान के समृद्ध इतिहास को दर्शाती है, जिनमें युद्धों, महापुरुषों और देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। तारा इन सब से प्रभावित होती है, लेकिन उसे महल के बाहर की साधारण जिंदगी आकर्षित करती है। वह अक्सर महल के नौकरों के बच्चों के साथ बातें करना पसंद करती है। एक दिन तारा महल के बड़े बगीचे में खेल रही होती है। वहीं पर उसे अपने एक दासी का बेटा मोहन खेलता हुआ दिखाई देता है। मोहन उसके साथ खेलने आता है और दोनों मिलकर खेलते हैं। तारा की आंखों में एक अलग चमक होती है। वह मोहन से कहती है, क्या तुम मेरे साथ और खेलोगे? मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ राजकुमारी। इस तरह
तारा को दोस्ती का एहसास होता है और उसे अपने राजकुमारी होने की जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। तारा के दिल में अपने राज्य के लोगों के प्रति एक गहरी सहानुभूति होती है। वह अक्सर महल की बालकनी में खड़ी होकर देखती है कि कैसे लोग मेहनत कर रहे हैं। वह अपने माता पिता से सुनती है कि राज्य का हर व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण होता है। एक बार महल में एक गरीब किसान का बेटा अपनी मां के इलाज के लिए मदद मांगने आता है। तारा उस बच्चे की आंखों में आंसू देखकर अपने गुल्लक में जमा की हुई सारी राशि उस बच्चे की मदद के लिए दे देती है। जब महाराज जयवर्धन को इस बारे में पता चलता है तो वह तारा को समझाते हैं, तारा, तुमने जो किया वो बहुत सुंदर है, पर हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। तारा सिर झुका लेती है, लेकिन उसकी आंखों में सेवा और प्रेम की चमक साफ दिखाई देती है। तारा का बचपन के खेल और उसकी मासूमियत उसे एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है जहां वह लोगों की सेवा कर सके। उसे महसूस होने लगता है कि राजकुमारी होने का अर्थ केवल शाही परंपराओं को निभाना ही नहीं, बल्कि अपने राज्य के लोगों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी है। वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर सपने देखती है कि कैसे एक दिन वह अपने राज्य के लोगों के बीच जाकर उनके दुख सुख का हिस्सा बनेगी। महल की सारी भव्यता और ऐश्वर्य के बावजूद तारा का मन हमेशा अपने लोगों के बीच ही बसा रहता है। तारा के जन्म की पृष्ठभूमि, उसकी परवरिश और लोगों के प्रति उसकी करुणा की सब तारीफ करते हैं। यह उसकी शाही परवरिश के बीच उसके दिल में छिपा प्यार है जो भविष्य में उसे एक महान राजकुमारी बनाएगा। जयपुर के भव्य राजमहल में तारा का बचपन एक अनोखी दुनिया में बीतता है। उसका जन्म जैसे वर्षों की प्रतीक्षा का फल हो और महल में उसका आगमन एक नए सवेरे की तरह माना जाता है। महल में हर कोई तारा को बेहद प्यार करता है। महाराज जयवर्धन और रानी विक्रमादेवी का पूरा जीवन अब तारा के इर्द गिर्द ही घूमता है। तारा के लिए इस प्यार का कारण केवल उसकी राजकुमारी होने की वजह से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी सच्चाई, करुणा और सरलता के। तारा की मुस्कान उसकी आंखों में झलकती है और उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर पूरा बगीचा जैसे खिल उठता है। मोहन जीत जाता है, लेकिन तारा हंसते हुए कहती है, तुम जीते हो, लेकिन अगली बार में जरूर जीतेंगी। मोहन मुस्कुराता है और कहता है, राजकुमारी जी, आप हमेशा की तरह ही जीतेंगी, चाहे वो दौड़ हो या कुछ और। तारा की शिक्षा भी उतनी ही भव्यता से की जाती है जितनी उसकी परवरिश। राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक उसे पढ़ाने के लिए बुलाए जाते हैं। वह पढ़ाई में होशियार है और हमेशा नई नई बातें जानने की उत्सुक रहती है। उसके गुरु उसे राज्य के इतिहास, भूगोल और काव्य के बारे में बताते हैं। तारा को विशेष रूप से कहानियां सुनना पसंद है। उसे उन वीरों की कहानियां पसंद हैं जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तारा अपने गुरु से एक बार कहती है, मैं भी एक दिन अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहती हूं। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजकुमारी जी, आपके भीतर जो करुणा और साहस है वही आपको एक महान राजकुमारी बनाएगा। तारा उनकी बातों को ध्यान से सुनती है और अपने भीतर एक अदृश्य जिम्मेदारी का एहसास करती है। महल की भव्यता के बीच तारा का दिल सरल जीवन के प्रति आकर्षित होता है। वह अक्सर महल के बाहरी दुनिया को देखती है और सोचती है कि वह अपने लोगों के करीब कैसे हो सकती है। एक बार जब वह अपनी मां के साथ महल की बालकनी में खड़ी होती है तो नीचे के गांव में बच्चों को खेलते हुए देखती है। वह अपनी मां से कहती है, मां, मुझे भी इनके साथ खेलना है, क्या इनसे मिल सकती हूं? रानी विक्रमादेवी मुस्कुराकर कहती हैं, तारा, एक दिन तुम जरूर अपने लोगों के बीच जा सकोगी। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है ताकि तुम एक अच्छी राजकुमारी बन सको। तारा सिर हिला देती है और अपने भीतर के उस सपने को संजो लेती है। राजकुमारी तारा के दिल में करुणा की भावना गहरी है। महल के नौकरों के प्रति उसकी सहानुभूति हमेशा नजर आती है। एक बार तारा देखती है कि एक छोटी दासी की तबीयत ठीक नहीं है। तारा तुरंत उसे अपने कक्ष में बुलाती है और अपने छोटे हाथों से उसे पानी पिलाती है।
वह अपनी माँ से कहती है कि उस दासी के इलाज के लिए एक वैद्य को बुलाया जाए। यह देख रानी विक्रमादेवी को गर्व महसूस होता है कि उनकी बेटी इतनी संवेदनशील और मददगार है। महाराज जयवर्धन को भी तारा के इस गुण पर गर्व होता है। वह अक्सर तारा से कहते हैं, तारा, एक सच्ची राजकुमारी वही होती है जो अपने राज्य के हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ हो। तारा अपने पिता की इन बालों को गहराई से समझती है और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करती है। तारा की उम्र के साथ साथ उसकी करुणा और साहस भी बढ़ता है। वह राज्य के लोगों के लिए अपने दिल में गहरी सहानुभूति रखती है। महल में एक बार कुछ गांव वाले आते हैं और राजा से अपनी समस्याएं बताते हैं। तारा दरबार में छुपकर उन सबकी बातें सुनती है। वह देखती है कि कैसे उसके पिता उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात तारा अपने पिता से कहती है, पिताजी, एक दिन में भी आपके जैसे बनना चाहती हूं जो हर किसी की मदद कर सके। महाराज जयवर्धन तारा को अपने पास बैठाकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारे दिल में अपने लोगों के प्रति जो प्रेम है वही तुम्हें एक महान राजकुमारी बनाएगा। तुम्हें बस सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना है। इस तरह तारा का बचपन महल की भव्यता और राज्य की जिम्मेदारियों के बीच बीतता है। उसके दिल में हमेशा एक अदृश्य आकांक्षा रहती है कि वह अपने राज्य के लिए कुछ बड़ा करेगी। वह अक्सर चुपचाप अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि उसको भविष्य क्या होगा। उसकी आंखों में सपने और दिल में करुणा है और यहीं से उसकी कहानी का असली सफर शुरू होता है। राजकुमारी तारा का जन्म भले ही महल की शान शौकत में हुआ हो, लेकिन वह महज एक शाही सदस्य नहीं बल्कि राज्य की एकमात्र उम्मीद भी है। मीलों फैले हरियाले खेत, विशाल महल की मीनारें और अनगिनत लोग, सबके दिलों में तारा के लिए विशेष स्थान है। तारा का बचपन महल की दीवारों के भीतर सिमटा नहीं है। उसे अपने लोगों के बीच रहना, उनकी बातें सुनना और उनके दुख सुख में सहभागी बनना भाता है। तारा का जन्म उस वक्त हुआ जब राज्य के लोग किसी संतति की बाट जोह रहे थे। महाराज जयवर्धन और रानी विक्रमादेवी वर्षों से एक संतान की कामना कर रहे थे, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली थी। एक और महल में व्याप्त निराशा थी, तो दूसरी ओर राज्य के लोग भी चिंतित थे कि उनके प्रिय महाराज की कोई संतान नहीं है जो उनका उत्तराधिकारी बने। लेकिन एक दिन महल में खुशियों का उजाला आया। रानी विक्रमादेवी ने एक पुत्री को जन्म दिया और यह समाचार पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गया। लोग तारा के जन्म का उत्सव मनाने लगे। मंदिरों में रियो बजाई गई और लोग अपनी अपनी तरह से उसे आशीर्वाद देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। बचपन में तारा को महल की सीमाओं से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो महाराज जयवर्धन ने सोचा कि तारा को अब राज्य के लोगों से मिलवाना चाहिए ताकि वह अपने कर्तव्यों को समझ सके। एक दिन महाराज ने तारा को राज्य के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करने का प्रस्ताव दिया। तारा इस यात्रा के लिए अत्यंत उत्साहित थी। उसने सुना था कि महल के बाहर की दुनिया महल की भव्यता से कहीं अधिक विविधतापूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। वह अपने माता पिता के साथ इस यात्रा पर निकली। इस यात्रा के दौरान तारा ने पहली बार अपने राज्य के विभिन्न गांवों और कस्बों को देखा। वह देखती है कि लोग किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांवों के लोग तारा का स्वागत करते हैं। राजकुमारी तारा का यह दौरा केवल राज्य के हालात समझने तक सीमित नहीं था, यह उसके भीतर की सहानुभूति और करुणा को भी जागृत कर रहा था। गांव के लोग उसे देखकर अत्यंत खुश थे। वह उनके बीच सहजता से घुल मिल जाती है। एक गांव में एक वृद्धा उसके पांव छूने के लिए आगे आती है, लेकिन तारा उसे गले लगाकर आशीर्वाद मांगती है। लोगों के बीच तारा की सरलता और सहानुभूति को देखकर सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। तारा का हृदय द्रवित होता है जब वह देखती है कि एक छोटे से गांव में पानी की कमी है। वह तुरंत महाराज से कहती है,
पिताजी, हमें यहाँ के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ नहरें बनाकर पानी लाया जा सकता है ताकि लोग कृषि कर सकें और सुखी जीवन जी सकें। महाराज उसकी इस संवेदनशीलता से प्रभावित होते हैं। वह तारा की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें एक बहुत शासक बनाएगी। महल लौटने के बाद तारा को अब दरबार में भी बुलाया जाने लगा। महाराज जयवर्धन चाहते थे कि तारा राज्य के फैसले लेने के तरीके को सगड़ी। दरबार में तारा की यह अनुभव होता है कि एक शासक के लिए निर्णय लेना कितना कठिन होता है। वह देखती है कि किस तरह राजा के सामने हर दिन नए नए मसले आते हैं और उन्हें किस प्रकार से सुलझाया जाता है। एक दिन महाराज तारा से कहते हैं, आज का निर्णय तुम्हारे हाथों में है। हमें देखना है कि किस प्रकार से राज्य में पानी की व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी गांव पानी की कमी से न जूझे। तारा थोड़ी असमंजस में रहती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर कहती है, पिताजी, हमें नहरों का निर्माण कराना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि पानी का संरक्षण कैसे किया जाए। महाराज उसकी सुझाई योजना को लागू करने का निर्णय लेते हैं और तारा की बुद्धिमानी की सराहना करते हैं। महल में इस बार एक विशेष त्योहार का आयोजन होता है। तारा के उत्सुक होने का एक कारण यह भी था कि महल में सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयार होते हैं और विभिन्न खेलों और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तारा अपने मित्रों के साथ इन खेलों में भाग लेती है। तीरंदाजी की प्रतियोगिता में तारा अपने निशाने से सभी को चकित कर देती है। उसकी इस कौशल से लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तारा का आत्मविश्वास अब और भी बढ़ गया था। तभी अचानक एक घटना घटती है। एक पालतू हाथी बेकाबू हो जाता है और सीधे भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तारा बिना डरे हाथी को काबू में करने के लिए आगे बढ़ती है। वह महल के सैनिकों की मदद से हाथी को नियंत्रित कर लेती है। उसकी इस बहादुरी से सब लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। इस घटना के बाद महाराज जयवर्धन ने निर्णय लिया कि तारा को अबे राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल किया जाएगा। महाराज को यह महसूस हुआ कि तारा का दृष्टिकोण केवल वर्तमान की समस्याओं तक सीमित नहीं है, वह भविष्य की योजनाएं भी सोचने लगी है। तारा अब दरबार के हर निर्णय को समझने लगी थी। उसके सुझावों को दरबार में गंभीरता से लिया जाने लगा। तारा के निर्णय हमेशा सहानुभूति और न्याय की भावना से परिपूर्ण होते थे। वह अपने राज्य के लोगों के बीच एक सच्ची रानी की तरह सम्मानित होने लगी थी। तारा की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही महल के कई मंत्री और दरबार के सदस्य भी उसकी प्रशंसा करने लगे। तारा अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि राज्य की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी। लोग कहते थे कि तारा के हाथों में राज्य का भविष्य सुरक्षित है। महाराज जयवर्धन और रानी विक्रमादेवी को गर्व था कि उनकी पुत्री राज्य का भार संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। इस तरह तारा के जीवन का यह नया चरण एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है। एक राजकुमारी के रूप में उसकी पहचान अब और गहरी हो गई है। उसने अपने राज्य और अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और हर दिन वह एक सच्चे शासक के गुणों को अपनाने का प्रयास कर रही है। उसकी करुणा, साहस और समझदारी उसे एक आदर्श राजकुमारी बनाते हैं और लोग विश्वास करते हैं कि एक दिन वह एक महान रानी बनेगी जो राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तारा की यात्रा अब केवल महल की दीवारों तक सीमित नहीं है, यह राज्य की भलाई और उन्नति की दिशा में उठाए गए कदमों की यात्रा बन चुकी है। तारा का जन्म, जो एक चमत्कार के रूप में देखा गया था, अब राज्य में एक आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। वह अब एक युवा राजकुमारी है जिसने अपने परिवार और गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और विनम्रता के कारण तारा ने अपने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है। इस उम्र में ही तारा में नेतृत्व की झलक दिखने लगी है। राज्य की समस्याओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता और सहायता करने की इच्छा ने उसे राज्य के लोगों का चहेता बना दिया है।
तारा के पिता महाराज जयवर्धन ने यह महसूस किया कि अब समय आ गए है जब तारा को राज्य की वास्तविकता से परिचित कराया जाए। उन्होंने उसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों से सीधे मिलने की अनुमति दी। इस दौरे का उद्देश्य था कि तारा अपने राज्य की स्थिति को करीब से देखे और समझे कि आम जनता किन परिस्थितियों में जीवन जीती है। ज़ारा इस अवसर को लेकर बेहद उत्साहित थी। अपने राज्य के अलग अलग गांवों में जाते समेत तारा को अपने राज्य की विविधता और कठिनाइयों के बारे में जानने का अवसर मिला। उसने देखा कि कुछ क्षेत्रों में लोग अत्यधिक गरीबी और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जबकि अन्य स्थानों पर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। इन यात्राओं ने तारा के मन में एक नई संवेदनशीलता पैदा की और उसने यह ठान लिया कि वह अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जब तारा एक गांव में पहुंची तो गांव के बुजुर्गों ने उसकी अगवानी की। एक वृद्ध व्यक्ति ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमारी तारा, आपने हमारे गांव में कदम रखे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि आप हमारी समस्याओं को सुनें और हमारा मार्गदर्शन करें। तारा ने सभी को ध्यान से सुनो और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उसने कहा, मैं वादा करती हूं कि मैं आपके हित में काम करूंगी। मैं अपने पिता महाराज जयवर्धन से इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए बात करूंगी। मेरे लिए मेरे राज्य का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। तारा के इस आत्मीयता भरे शब्दों ने लोगों के दिलों में उसकी छवि को और भी ऊंचा कर दिया। लोगों को उसे पर विश्वास हो गया कि वह उनकी समस्याओं का समाधान लाएगी। गांवों का दौरा करने के बाद तारा को महाराज जयवर्धन ने दरबार में बुलाया। यह पहला अवसर था जब तारा राज दरबार में उपस्थित हुई। महाराज ने दरबारियों को तारा के अनुभव और उसके द्वारा किए गए दौरे के बारे में बताने का आग्रह किया। तारा ने अपनी यात्रा के दौरान देखी गई समस्याओं और उनके समाधान के सुझावों को महाराज और दरबारियों के सामने रखा। तारा ने कहा, पिताजी, हमारे राज्य के कई हिस्से अब भी विकास की दौड़ में पीछे हैं। गांवों में पानी की कमी है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बेहद कम हैं। हमें इन समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यदि हम मिलकर प्रयास करें तो हम अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना सकते हैं। तारा के इन विचारों को सुनकर दरबार में एक सन्नाटा छा गया। उसकी सोच और उसके दृढ़ निश्चय ने सभी को प्रभावित किया। महाराज जयवर्धन ने भी महसूस किया कि तारा में एक सच्ची नेता बनने के सभी गुण मौजूद हैं। उन्होंने उसकी बातों का समर्थन किया और राज्य के विकास के लिए उसकी योजना को अपनाने का आदेश दिया। तारा ने अपने राज्य की सबसे बड़ी समस्या, जल की कमी, का समाधान निकालने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उसने पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और जल संरक्षण के लिए जनता को जागरूक करने का निर्णय लिया। तारा ने इस अभियान का नेतृत्व स्वयं करने की ठानी ताकि लोगों को यह संदेश मिले कि उनकी राजकुमारी उनके साथ खड़ी है। वह अपने पिता की सहायता से राज्य के विभिन्न हिस्सों में पानी के संचय और संरक्षण के लिए तालाब, बावड़ियों और कुएं बनवाने की योजना बनाती है। इसके साथ ही वह लोगों को जल के महत्व के बारे में भी जागरूक करना चाहती है। तारा का यह कदम लोगों के बीच एक नई उम्मीद का संचार करता है। राजकुमारी तारा के मन में एक संकल्प करता है। उसने अपने धन में यहां ठान लिया है कि वह अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाएगी। उस आंखों में राजा की भव्यता और समृद्धि का सपना है। उसके मंत्री यह विचार रहता है कि वह अपने राज्य को उस स्तर तक में जाए जहां उसके लोग सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकें। राज्य के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हैं और उसे अपने दिलों में बसा लेते हैं। तारा का रूप केवल उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसके कार्यों में भी झलकता है। उसका चरित्र और उसका संकल्प उसके रूप को और भी निखारता है। राज्य की सुंदरता और भव्यता के बीच तारा एक नई दिशा की ओर अपने राज्य को ले जाने के लिए तैयार है। महाराज जयवर्धन, जो अब तारा में एक सच्ची नेता की छवि देख रहे हैं,
तारा को राज्य के कार्यों में अधिक भागीदारी देने का निर्णय लेते हैं। वे तारा को एक नई जिम्मेदारी सौंपते हैं जिससे वह राजकाज के कामों में और भी गहराई से जुड़ सके। महाराज तारा के आत्मविश्वास और उसकी नेतृत्व क्षमता को देखकर गर्व महसूस करते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची और दृढ़ रहे। राज्य की प्रजा अब तारा में एक नई उम्मीद देखती है। राजमहल के दरबार में, ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर और राज्य के हर कोने में अब तारा का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा है। उसकी पहचान केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सेविका और जनता की सच्ची हितैषी के रूप में बनने लगी है। इस प्रकार राजकुमारी तारा ने अपनी नेतृत्व यात्रा की शुरुआत कर दी है। उसके अंदर का आत्मसंयम, दृढ़ता और सेवा की भावना अब एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। तारा का यह संकल्प उसे आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है और राज्य के लोग भी उसकी इस नेतृत्व यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। तारा की गांवों में यात्रा और उसकी जल संरक्षण योजना की शुरुआत ने उसे राज्य में एक नई पहचान दिलाई है। अब वह एक राजकुमारी से बढ़कर एक आदर्श और नेतृत्व का प्रतीक बन गई है। तारा का एक ही उद्देश्य है, अपने राज्य की प्रजा को बेहतर जीवन प्रदान करना। उसकी इस सोच ने न केवल उसके परिवार को गर्व से भर दिया है, बल्कि राज्य के लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार और सम्मान को और गहरा कर दिया है। राजमहल में रहते हुए तारा ने विविध विषयों में शिक्षा प्राप्त की है, राजनीति, युद्ध कौशल, कला और विज्ञान। लेकिन उसे हमेशा यह सिखाया गया है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा करना है। इस विचार से प्रेरित होकर तारा ने अब शिक्षा को गांवों तक पहुंचाने की ठान ली है। वह चाहती है कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर बने। तारा अपने पिता महाराज जयवर्धन से कहती है, पिताजी, मैंने देखा है कि हमारे राज्य में कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें अवसर देने की आवश्यकता है ताकि वे भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। मुझे लगता है कि अगर हम गांवों में शिक्षा केंद्र स्थापित करें तो बहुत से बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। महाराज उसकी बात सुनकर गर्व महसूस करते हैं और उसकी योजना का समर्थन करते हैं। वे तुरंत ही राज्य के विभिन्न गांवों में शिक्षा केंद्र खोलने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने का आदेश देते हैं। तारा का यह कार्य केवल एक योजना बनकर नहीं रह गया, वह स्वयं भी गांवों में जाकर लोगों से मिलती है, उनकी समस्याओं को समझती है और शिक्षा के महत्व पर उनसे बातचीत करती है। एक दिन वह अपने काफिले के साथ एक दूरस्थ गांव में पहुंचती है, जहां लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे होते हैं। गांव में पहुंचकर वह लोगों से बात करती है और उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना की जानकारी देती है। एक महिला जो वर्षों से कठिन परिश्रम कर रही है, तारा से कहती है, राजकुमारी, हम जैसे गरीबों के लिए शिक्षा केवल एक सपना है। हमारे बच्चे भी पढ़े और कुछ बने, यह हमने कभी सोचा नहीं था। तारा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है और मैं यहाँ इसी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हूँ। मैं आपके बच्चों को यह मौका दूंगी ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सके। तारा के इस आश्वासन से लोगों में उत्साह भर जाता है। उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक दिखाई देती है। तारा को राज्य के दौरान यह भी ज्ञात होता है कि कई गांवों में उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। कई गांवों में छोटे मोटे रोग भी महामारी का रूप ले लेते हैं और चिकित्सा के अभाव में लोग अनावश्यक पीड़ा सहते हैं। तारा ने इस समस्या का समाधान निकालने का निश्चय किया और अपने पितों से गांवों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव रखा। तारा ने अपने दरबार में कहा, पिताजी, हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें। मैं चाहती हूं कि राज्य के हर कोने में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि हमारे लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। महाराज जयवर्धन ने भी इस योजना का वर्णन किया और तारा को इसके कार्यान्वयन दिया।
ज़ारा ने राज्य के विचित्र हिस्सों में पता और चिकित्सा केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू की और चिकित्सकों को गांवों में भेजने की व्यवस्था की। राज्य के विभिन्न गांवों में तारा के द्वारा किए गए कार्यों ने लोगों के दिलों में उसकी छवि को और भी मजबूत बना दिया। लोग अब केवल उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके कार्यों और नेतृत्व के लिए उसका सम्मान करने लगे हैं। तारा का दिल अपने राज्य के लोगों के लिए हमेशा धड़कता है और उसकी यह भावना प्रजा के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। तारा की नेतृत्व क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब एक गांव में अकाल पड़ जाता है। फसलें सूख जाती हैं और लोग भूख से पीड़ित होने लगते हैं। तारा इस स्थिति में हस्तक्षेप करती है और अपनी देखरेख में राहत कार्यों की शुरुआत करती है। वह भोजन और जल की व्यवस्था करती है और गांव के लोगों के लिए रोजगार के साधन भी जुटाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तारा का यह कदम लोगों के दिलों को छू जाता है। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते और उसे अपने लिए एक सच्ची सेविका मानते हैं। राज्य में तारा के इस निस्वार्थ सेवा भाव और उसकी अद्भुत योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में राज्य के सभी प्रमुख व्यक्ति, दरबारी और आम जनता शामिल होती है। महाराज जयवर्धन स्वयं तारा का स्वागत करते हैं और उसे राज्य की सेवा में दिए गए योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। महाराज कहते हैं, आज मुझे गर्व है कि मेरी पुत्री तारा ने न केवल अपनी सुंदरता से बल्कि अपने कार्यों से भी हमारे राज्य को गौरवान्वित किया है। उसने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो। इस सम्मान समारोह में तारा का स्वागत फूलों की वर्षा से किया जाता है और उसके प्रति लोगों का सम्मान और प्रेम और बढ़ जाता है। तारा के मन में अब एक नई योजना आकार लेने लगी है। वह अपने राज्य को सिर्फ एक मजबूत राज्य नहीं, बल्कि एक आदर्श राज्य चाही है। जार ने ठान लिया है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और ज़ारबाद अब राज्य में महिलाओं के किरण की दिशा में भी काम करेगी। वह चाहती है कि राज्य की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। तारा के मन में यह विश्वास है कि जब तक राज्य की महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक राज्य की प्रगति अधूरी है। उसने यह निर्णय लिया है कि वह महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी, जहां उन्हें विभिन्न कलाओं, व्यवसायों और आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। तारा का यह संकल्प उसे एक नई दिशा की ओर ले जाता है। उसके कार्यों ने उसे न केवल राज्य में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध कर दिया है। लोग तारा को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे हैं और उसकी सोच और उसके कार्यों ने राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। इस प्रकार तारा का यह सफर अपने राज्य की सेवा के नए आयामों की ओर बढ़ता है। उसकी दूरदर्शिता और उसकी सेवा की भावना ने उसे न केवल एक राजकुमारी बल्कि एक सच्ची नायिका बना दिया है। तारा के मन में राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने का विचार हो चुका है। अब तक उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन वह जानती है कि समाज में महिलाओं की भूमिका अधिक सशक्त होकर उभरनी चाहिए। अपने राज्य की महिलाओं के प्रति तारा का समर्पण और सहानुभूति उसे एक नई राह पर ले जाता है। राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए तारा ने एक विशेष योजना बनाई है। वह चाहती है कि राज्य की हर महिला को अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की अनुभूति हो। अपने विचारों को अपने पिता महाराज जयवर्धन के सामने रखते हुए तारा कहती है, पिताजी, राज्य की महिलाएं समाज की रीढ़ हैं। वे अपने परिवार की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देती हैं, लेकिन उन्हें भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि राज्य में महिलाओं के लिए एक विशेष केंद्र की स्थापना हो, जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनने को प्रशिक्षण मिले। महाराज जयवर्धन तारा की इस सोच से प्रभावित होते हैं और उसे इस योजना को क्रियान्वित करने की स्वीकृति देते हैं। उन्होंने गर्व से कहा, तारा, तुम्हारी सोच हमारे राज्य की महिलाओं के लिए एक नई दिशा देने का काम करेगी।
मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस कार्य में सफल होगी। तारा ने तुरंत इस योजना को अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी। राज्य के एक प्रमुख स्थान पर महिला केंद्र की स्थापना का कार्य आरंभ होता है। तारा ने महिला केंद्र में महिलाओं को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए एक टीम बनाई है। इसमें हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई, घरेलू उद्यम और आत्मरक्षा के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। तारा खुद भी हर सप्ताह केंद्र में आकर महिलाओं के साथ संवाद करती है, उनकी समस्याएं सुनती है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करती है। केंद्र का पहला कार्यशाला बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। राज्य के हर कोने से महिलाएं इस कार्यशाला में भाग लेने आती है। तारो उनके साथ समय बिताती है और उनसे कहती है, मुझे गर्व है कि आप सभी यहां आकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। आप सभी में वह शक्ति है जिससे आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। यह कैद सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। महिला केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगी। उनके कामों का असर न केवल उनके परिवारों पर बल्कि पूरे राज्य पर पड़ा। महिलाएं अपने परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग करने लगी और समाज में अपनी भूमिका को सशक्त कर दिखाया। इस परिवर्तन से तारा का सपना धीरे धीरे साकार होने लगा। यह देख रही थी कि राज्य की महिलाएं पहले से अधिक साहसी और आत्मनिर्भर हो गई है। तारा ने महिलाओं के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी शुरू करे आई, जिससे वे अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक और सशक्त हो सके। एक आत्मरक्षा की कक्षा में तारा स्वयं भी शामिल होती है और प्रशिक्षक से प्रशिक्षण प्राप्त करती है। यह देखकर वहां उपस्थित महिलाएं प्रेरित होती है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ता है। तारा के इस कदम ने महिलाओं के दिलों में अपने प्रति एक विशेष स्थान बना लिया है। तारा के इस कार्य ने राज्य के लोगों के दिलों में उसके प्रति विश्वास और बढ़ा दिया है। राज्य में लोग अब उसे केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त नेता के रूप में देखते हैं। तारा का यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता। वह अब महिलाओं को राज्य की प्रगति में शामिल करना चाहती है। उसने निर्णय लिया है कि राज्य के विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। एक दिन तारा अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैंने देखा है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अगर उन्हें अवसर मिले तो वे हमारे राज्य के विकास में बहुत योगदान कर सकती है। मैं चाहती हूं कि हम कृषि, कुटीर उद्योग और अन्य विकास कार्यों में महिलाओं को भी सम्मिलित करें। महाराज उसकी इस दूरदर्शिता से प्रसन्न होते हैं और राज्य के प्रमुखों को बुलाकर इस योजना पर अमल करने को निर्देश देते हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी से राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तारा ने अपने नेतृत्व से महिलाओं को समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने में कामयाबी हासिल की है। हर गांव और हर शहर में तारा की प्रशंसा होने लगी है। महिलाएं तारा को अपने लिए प्रेरणा मानने लगी हैं और यह मानती हैं कि अगर तारा जैसे साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला उनके राज्य में है, तो वे भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। एक दिन एक बुजुर्ग महिला तारा से मिलने आती है और कहती है, राजकुमारी तारा, आपके कारण हम महिलाओं ने सीखा कि हमें भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आपने हमारी शक्ति को पहचानने में हमारी मदद की है। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में आप जैसी राजकुमारी हैं। तारा इस प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करती है और उस बुजुर्ग महिला से कहती है, माँ, यह आपकी और हमारी सभी बहनों की शक्ति का ही प्रतिफल है। हम सभी साथ मिलकर राज्य की सेवा कर रहे हैं और यह हमारे सामूहिक प्रयास का परिणाम है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए इन कार्यों से तारा का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। अब वह राज्य की समृद्धि और प्रगति के लिए और भी योजनाएं बना रही है। उसकी सोच अब केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है। वह चाहती है कि उसकी योजनाएं एक मिसाल बने और अन्य राज्यों में भी लागू की जाए। तारा का अगला कदम राज्य में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण के और भी अवसर प्रदान करना है।
उसकी योजनाओं में महिलाओं को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का विचार भी शामिल है। वह राज्य में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देकर महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोलना चाहती है। राजकुमारी तारा के नेतृत्व में राज्य अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। उसकी सेवाएं और उसके संकल्प ने उसे न केवल एक सफल राजकुमारी बल्कि राज्य के हर नागरिक के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है। तारा का यह सफर उसकी महानता की कहानी कहता है, जो हर व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेता है, उसे एक सच्ची नायिका के रूप में स्थापित करता है। राजकुमारी तारा के बचपन की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी उसकी योजनाएं और सशक्तिकरण के प्रयास। उसके जन्म के समय से ही पूरा राज्य उसे लेकर उत्साहित था। राज्य में उसके जन्म का इंतजार कई वर्षों से हो रहा था। महाराज जयवर्धन और महारानी की यह एकलौती संतान थी और सभी चाहते थे कि वह एक ऐसी राजकुमारी बने जो राज्य की गौरवशाली परंपराओं को आगे ले जाए। राजकुमारी तारा का जन्म राज्य के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वर्षों तक महारानी संतान प्राप्ति के लिए पूजा पाठ और कठिन व्रत करती रहीं, और जब तारा का जन्म हुआ तो राज्य के लोगों ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानो। राजमहल में तारा के जन्म की खुशियों के साथ ही राज्य भर में उत्सव मनाए गए। जगह जगह मिठाइयां बांटी गईं, मंदिरों में विशेष पूजाएं की गईं और पूरे राज्य में दीप जलाकर इस अवसर को मनाया गया। तारा को जन्म महाराज और महारानी के जीवन में अपार खुशियों लेकर आया। उन्होंने उसे राज्य का भविष्य और अपनी परंपराओं का वाहक माना। तारा के जन्म के साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की गई और उसे एक बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी बनाने का संकल्प लिया गया। तारा का बचपन राजमहल के ऐश्वर्य और रीति रिवाजों के बीच बीता। जहां राजमहल के कड़े नियम और अनुशासन होते थे, वहीं तारा का मन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की ओर भी खिंचता था। वह हमेशा राजमहल के बगीचों में खेलना पसंद करती थी और कभी-कभी अपनी जिद में सैनिकों की तलवारें भी उठा लिया करती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो बताती थी कि वह साधारण राजकुमारी नहीं है। बचपन से ही तारा ने अपने माता पिता और गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की। महाराज जयवर्धन ने उसे योद्धाओं की कहानियां सुनाई, जिन्हें सुनकर तारा का मन भी एक निडर और सक्सेस नेतृत्वकर्ता बनने के सपने देखने लगा। महारानी ने उसे करुणा और सौम्यता का महत्व सिखाया, जिससे तारा का व्यक्तित्व एक आदर्श संयोजन बन गया, साहस और सौम्यता का। तारा के बाल्यकाल की कहानियां। राजकुमारी तारा का बाल्यकाल कई रोचक कहानियों से भरा था, जिन्हें आज भी राजमहल के लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। एक दिन की बात है जब तारा केवल 7 वर्ष की थी। राजमहल के बगीचे में खेलते समय उसने देखा कि एक गरीब बच्चा पास के गांव से आया हुआ था। तारा ने अपने बगीचे की फलियों उस बच्चे को दे दी और उसकी मदद के लिए राजमहल के सैनिकों को भी बुलाया। जब महाराज जयवर्धन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तारा की प्रशंसा की और उसे यह समझाया कि सच्चा नेतृत्वकर्ता वही होता है जो दूसरों की मदद करता है और उनके प्रति दया रखता है। इस घटना ने तारा के मन में सेवा और परोपकार का भाव उत्पन्न किया, जो आगे चलकर उसकी योजनाओं में दिखाई देता है। तारा का राज्य हमेशा से ही अपनी भव्यता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध रहा है। राजमहल का हर हिस्सा शाही वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। ऊंचे मीनारों और सोने चांदी से सजी दीवारें राजमहल की शान को बढ़ाती थी। महल के आंगन में प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था, जिनमें संगीत, नृत्य और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता था। तारा इन कार्यक्रमों में विशेष रुचि लेती थी। उसे संगीत और नृत्य बहुत प्रिय थे और उसने स्वयं भी कई शास्त्रीय नृत्य कलाएं सीखी। राजमहल में उसकी नृत्य प्रस्तुतियां एक विशेष आकर्षण का केंद्र होती थी। उसके गुरुओं का मानना था कि तारा का नृत्य उसकी आत्मा को व्यक्त करता है और उसकी आंतरिक शक्ति को दिखाता है। तारा का मन हमेशा ज्ञान की खोज में लगा रहता था। उसके पिता ने राज्य के सर्वोत्तम विद्वानों को उसकी शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। तारा ने राजनीति,
युद्ध कौशल, कूटनीति और इतिहास के साथ साथ दर्शन, साहित्य और विज्ञान का भी अध्ययन किया। राज्य के एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित भास्कराचार्य से तारा को विशेष लगाव था। वे अक्सर उसे जीवन के रहस्यों और मानवीय मूल्यों के बारे में बताते थे। एक दिन पंडित भास्कराचार्य ने तारा को समझाया, राजकुमारी, किसी भी राज्य की उन्नति उसके नीतिपूर्ण नेतृत्व पर निर्भर करती है। एक सच्चो नेता वही होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। उनकी ये बातें तारा के घर में गहराई से उतर गई और उसने निश्चय किया कि वह राज्य की सेवा में अपने कर्तव्यों को हमेशा सर्वोपरि रखेगी। जैसे जैसे तारा बड़ी होती गई, राज्य के लोग उसे देखकर अपनी उम्मीदें और बढ़ाते गए। उसने अपने बचपन में जो मूल्य सीखे थे, वे अब उसकी योजनाओं और विचारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। वह हमेशा राज्य की भलाई के बारे में सोचती रहती थी। राजमहल के लोग भी तारा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसकी सरलता और दयालुता ने उसे राज्य के हर वर्ग का प्रिय बना दिया था। तारा का मानना था कि राज्य की उन्नति तभी संभव है जब हर नागरिक को उसका अधिकार मिले और उसकी जरूरतों का ख्याल रखा जाए। तारा का बचपन एक मजबूत नींव के रूप में उसकी जिंदगी में बना रहा। अब वह युवा हो रही है और राज्य की चुनौतियों को समझने के लिए तैयार है। तारा के इस सफर की शुरुआत तो बाल्यकाल में ही हो चुकी थी, पर अब वह खुद को एक सशक्त और न्यायप्रिय नेता के रूप में स्थापित करने की राह पर है। उसके मन में एक संकल्प है कि वह अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाएगी, जहां न केवल आर्थिक समृद्धि होगी बल्कि लोगों को न्याय और समानता भी मिलेगी। तारा की यह यात्रा राज्य की भलाई के लिए उसकी सोच और संकल्प का प्रतीक है, जो उसे भविष्य में एक सच्चे नेता के रूप में उभरने में मदद करेगा। इस प्रकार तारा का बाल्यकाल उसके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। उसका सेवा भाव, निडरता और लोगों के प्रति उसकी करुणा उसे राज्य का सबसे प्रिय और आदर्श राजकुमारी बना देता है। तारा की यह यात्रा उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती है और राज्य के लोगों को उसकी नेतृत्व क्षमता में अटूट विश्वास दिलाती है।